हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील रंजन है और मैं इंग्लिश टीचर हूँ। अभी मैं आपके लिए सॉन्ग टू सीलिया, जो एक कविता बेन जॉनसन द्वारा लिखी गई है, उसका हिंदी रूपांतर अर्थ के साथ लेकर आया हूँ। तो बेन जॉनसन द्वारा 2 स्टैंजास में लिखित कविता सॉन्ग टू सीलिया 8 पंक्तियों के 2 भागों में बटी हुई है। यह एक प्रेम की गीतमय कविता है। इस गीतमय कविता के एक भाग में शारीरिक प्रेम है, तो दूसरे भाग में कवि ने आध्यात्मिक प्रेम को दर्शाया है। पहला भाग प्रेम के आध्यात्मिक पक्ष को प्रस्तुत करता है, जो कवि की आत्मिक अनुभूति को दर्शाता है। कवि अपनी आंखों के माध्यम से अपनी भावनाओं को प्रस्तुत करते हैं। यह तभी संभव हो सकता है जब 2 आत्माओं का मिलन प्रेम के बंधन से हो। पहले भाग में प्रेम का दैविक पक्ष है, जिसकी अनुभूति कविता के दूसरे भाग में विलीन हो जाती है। कविता के दूसरे भाग में जब कवि प्रेम के शारीरिक पक्ष को व्यक्त करते हैं तो उन्हें निराशा मिलती है, क्योंकि वे अस्वीकार कर दिए जाते हैं। गुलाब के फूलों की माला शारीरिक पक्ष को व्यक्त करती है। कवि एक मुरझा जाने वाले पदार्थ को अमरता प्रदान करने का प्रयास करते हैं। यह मुरझा जाने वाला पदार्थ फूलों की माला है। इसलिए अंत में महिला उस उपहार को लौटा देती है और साथ साथ उस प्रकार के मिलन को अस्वीकार करने का संदेश भी दे देती है। इस कारण कवि फिर अपने आध्यात्मिक प्रेम की अभिव्यक्ति पर लौट आते हैं, क्योंकि वह उन्हें दूर होते हुए और मिलन नहीं होने की अवस्था में भी बना रहता है। तो मैं पंक्तियां प्रारंभ करता हूं। तो मैं पहले इंग्लिश में बोलूँगा और फिर उसके बाद उसका हिंदी रूपांतर आपको बताता चलूँगा। तो दोस्तों, पहली 2 पंक्तियां हैं। Drink me only with thine eyes, and I will pledge with mine. तो कवि सीलिया को अपनी आंखों से पिलाने की बात कहते हैं। कवि भी वैसा ही करने का वादा करते हैं। इन पंक्तियों का अर्थ है कि वे एक दूसरे की आंखों में एकटक प्रेमवश देखते रहेंगे। पंक्तियां 3 और 4 हैं। Or leave a kiss but in the cup, and I will not look for wine. मतलब कि इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि यदि सीलिया अपनी आंखों से प्रेम का रस नहीं भी पिलाना चाहें तो वो सिर्फ प्याले में अपना चुम्बन छोड़ दें, क्योंकि फिर कभी कवि शराब की तलाश नहीं करेंगे। उनके चुम्बन लिए प्याले का कोमल स्पर्श और एहसास ही काफ़ी होगा कवि के प्रति उनके प्रेम को समझने के लिए। फिर लाइन्स 5 और 6 आती हैं, मतलब 5वीं और 6ठी पंक्ति। The thirst that from the soul doth rise, doth ask a drink divine. मतलब इसका अर्थ है, कवि का कहना है कि जो प्यास आत्मा से ऊपर निकलती है वह शारीरिक नहीं होती है। कवि कहते हैं कि उनकी प्यास उनकी आत्मा की प्यास है, जो एक दैविक अनुभूति को महसूस करना चाहती है। ये पंक्तियां सीलिया नाम की महिला के प्रति कवि की चाहत और उनके गहरे प्रेम को व्यक्त करती है। अब लाइन 7 और 8। But might I of Jove's nectar sup, I will not change for thine. तो कवि अब सीलिया द्वारा दिए जाने वाले अत्यंत ताजगी देने वाले उस आध्यात्मिक पेय के विषय में कहते हैं। उनका कहना है कि सीलिया के द्वारा दिए गए प्रेम के पेय के बदले में वे रोमन पौराणिक कथाओं में वर्णित रोमन देवता जोव द्वारा दिए पेय को भी अस्वीकार कर देंगे। दोस्तों, यूनानी और रोमन पौराणिक कथाओं के अनुसार देवता अमृत पेय लेते थे, वह पेय जो अमरता प्रदान करता था। अब लाइन्स 9 to 12। I sent thee late a rosy wreath, not so much honoring thee as giving it a hope that there
it could not withered be। तो कवि कहते हैं कि उन्होंने एक गुलाब के फूलों की माला भेजी थी। वे अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहते थे कि वे उस महिला से कितना प्रेम करते थे। वे फूलों की उस माला को अमरता प्रदान करना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि वह समय के साथ मुरझा जाए और उसका अस्तित्व समाप्त हो जाए। दूसरे शब्दों में कवि सिलिया में एक दैविक और जादुई विशेषता देखते थे जो उन वस्तुओं को अमरता प्रदान कर सकती थी जो समय बीतने पर सामान्यतः मुरझा जाते हैं या उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अब लाइन्स 13-14 और इसमें But thou thereon didst only breathe and sentest it back to me। यहाँ कवि सीलिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि फूलों की माला को लौटाने के पहले उन्होंने उसकी खुशबू ली थी। कवि को खुशी है कि जिन फूलों की माला को सीलिया ने लौटाया था उनमें उनकी प्रेमिका की खुशबू समाकर आ गई थी। अब लाइन्स 15-16 है। Since when it grows and smells, I swear, not of itself but thee। तो इन पंक्तियों में कवि प्रसन्न हो रोमांचित हो उठते हैं जब वे कहते हैं कि लौटाए हुए फूलों की खुशबू उनकी प्रेमिका की सांसों के कारण बढ़ गई थी और वे फूल कभी नहीं मुरझाएंगे और अमर हो हमेशा के लिए बने रहेंगे। तो दोस्तों जॉनसन की यह गीतमय कविता अनेक लिटरेरी डिवाइसेस को प्रस्तुत करती हैं। पहली पंक्ति में ही आइज मेटाफर का प्रयोग हुआ है। यहाँ आंखें आत्मा को अपने वश में ले लेती हैं। दूसरी स्थिति में आंखें यानी आइज प्रेमी और उनकी प्रेमिका के बीच विश्वास का भाव उत्पन्न करती हैं। थर्स्ट यानी प्यास शब्द एक दूसरा मेटाफर है जो आध्यात्मिक प्यास या चाहत का भाव व्यक्त करता है। उसी प्रकार ड्रिंक डिवाइन में भी मेटाफर का प्रयोग दिखाई देता है। कवि जॉनसन रोजी रीथ में लिटरेरी डिवाइस मेटोनिमी का प्रयोग करते हैं। यह प्रेम के शारीरिक पक्ष का प्रतीक है जो समय बीतने पर फूलों की तरह मुरझा जाएगा यानी समाप्त हो जाएगा। अंतिम दो पंक्तियों में कवि लिटरेरी डिवाइस पैराडॉक्स का प्रयोग कर विरोधाभास का भाव उत्पन्न करते हैं क्योंकि फूलों की माला की खुशबू और उनकी प्रेमिका के शरीर की महक बिल्कुल अलग है, लेकिन कवि अपने मन से उसे महसूस कर सकते हैं। कवि अपनी प्रेमिका के शरीर से निकलने वाली महक की बात एक शारीरिक अनुभूति के रूप में नहीं करते हैं, वह मानसिक और काल्पनिक है जिसे एक सच्चा प्रेमी ही महसूस कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर टू सीलिया जो कविता है बेन जॉनसन की उसका हिंदी रूपांतर मैं समाप्त करता हूँ। और दोस्तों यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू वेरी मच, और यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं वादा करता हूँ कि समय के साथ साथ मैं आपके लिए अच्छे क्वालिटी वीडियोस बनाकर लाता रहूँगा। थैंक यू।